कभी सोचा है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? वो कौन है जो कानूनी मामलों में सरकार की ढाल बनकर खड़ा होता है? आज हम इसी शक्तिशाली पद यानी भारत के महान्यायवादी की भूमिका और शक्तियों को करीब से जानेंगे। जरा सोचिए, जब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में किसी बड़े संवैधानिक मुद्दे पर बहस करनी हो या किसी नए कानून पर सलाह की जरूरत पड़े तो वो किसे फोन करती होगी? आखिर कौन है सरकार का ये सबसे बड़ा और भरोसेमंद वकील? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले आइए इस पद की जड़ों को समझते हैं। ये कौन है और हमारे संविधान में इन्हें इतनी अहमियत आखिर क्यों दी गई है? तो इस पद का नाम है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये केंद्र सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। और सुनिए, ये कोई मामूली पद नहीं है। इसका जिक्र सीधे हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, जो इसे एक बहुत मजबूत संवैधानिक दर्जा देता है। तो सवाल ये है कि इतने जरूरी पद पर बैठता कौन है? आखिर इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए और इनकी नियुक्ति होती कैसे है? आइए देखते हैं। बहुत सीधा सा जवाब है, इस पद पर नियुक्ति की शक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। वही महान्यायवादी को नियुक्त करते हैं। हाँ, लेकिन योग्यता का पैमाना बहुत ऊंचा रखा गया है। महान्यायवादी बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के काबिल होना चाहिए। इसके लिए 3 रास्ते हैं, जिनमें से कोई एक पूरा करना होता है। या तो किसी हाईकोर्ट में 5 साल जज रहे हों, या फिर किसी हाईकोर्ट में 10 साल वकालत की हो, या तीसरा रास्ता ये है कि वो राष्ट्रपति की नज़र में कानून के एक बहुत बड़े ज्ञाता हों। अब देखिए, इनके कार्यकाल में एक बहुत दिलचस्प बात है। संविधान में इनका कोई फिक्स्ड टर्म यानी कार्यकाल तय नहीं है। वे राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आमतौर पर जब सरकार बदलती है तो महान्यायवादी भी इस्तीफा दे देते हैं, ताकि नई सरकार अपनी पसंद का कानूनी सलाहकार चुन सके। अच्छा, नियुक्ति और योग्यता तो हम समझ गए, पर एक महान्यायवादी असल में करते क्या हैं? चलिए, अब उनके अधिकारों और सबसे जरूरी उनके कर्तव्यों पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर इनके 3 बड़े काम हैं। पहला, सरकार के सलाहकार बनना, यानी हर कानूनी मामले पर राय देना। दूसरा, सरकार के वकील बनना, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में सरकार का पक्ष रखना। और तीसरा, देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी के तौर पर जरूरी संवैधानिक मामलों में सरकार की तरफ से पेश होना। यहाँ पर इन्हें एक बहुत ही अनोखा अधिकार मिला हुआ है, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते, फिर भी उन्हें संसद की कार्रवाई में शामिल होने और बोलने का पूरा अधिकार है। वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है जो वो बिल्कुल नहीं कर सकते, और वो है वोट देना, क्योंकि आखिर वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो है नहीं। अब इतनी सारी शक्तियों के बावजूद इस पद पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि महान्यायवादी सरकारी अधिकारी होते हुए भी अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। लेकिन रुकिए, ऐसा करने के लिए कुछ बहुत कड़े नियम बनाए गए हैं। यहाँ एक बहुत बारीक संतुलन साधना होता है। उन्हें प्राइवेट केस लड़ने की अनुमति तो है, पर कुछ शर्तों के साथ। वो कभी भी किसी भी हालत में भारत सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ सकते और ना ही ऐसी कोई सलाह दे सकते हैं। साथ ही उन्हें ऐसे किसी भी मामले से दूर रहना होता है जहां सरकार का कोई हित जुड़ा हो। ये नियम इसलिए हैं ताकि हितों का कोई टकराव ना हो। तो ये तो हुई इस पद की सारी कहानी, सारे नियम कायदे। लेकिन सवाल ये है कि आज इस महत्वपूर्ण कुर्सी पर कौन बैठा है? तो चलिए जानते हैं कि भारत के मौजूदा अटॉर्नी जनरल कौन है। जी हाँ, भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं श्री आर वेंकट रमणी। वो देश के एक बहुत ही जाने माने और वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने अक्टूबर 2022 में ये पद संभाला था। और अब जाते जाते एक बड़ा सवाल, जो इस पूरे पद के सार को दर्शाता है। एक तरफ महान्यायवादी को सरकार का बचाव करना है, तो दूसरी तरफ संविधान की रक्षा भी। तो फिर सरकार के वकील और देश के कानून के रक्षक होने के बीच ये नाजुक संतुलन आखिर कैसे बनता है? ये शायद इस पद की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। कभी सोचा है, जब सरकारें हजारों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, तो उस विशाल खजाने पर नजर कौन रखता है? भाई, कोई तो होगा जो ये हिसाब किताब देखता होगा। आज हम इसी चौकीदार को जरा करीब से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है। हम सब टैक्स भरते हैं और उसी पैसे से देश चलता है। पर जब सरकारें ये पैसा खर्च करती हैं, तो ये कौन पक्का करता है कि पैसा सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है?
और इसका जवाब ना बस इसी एक लाइन में है, सार्वजनिक धन का संवैधानिक प्रहरी। मतलब एक ऐसा वॉचडॉग, एक ऐसा पहरेदार जिसे खुद हमारे संविधान ने जनता के पैसे की रक्षा के लिए तैनात किया है। तो ये संरक्षक हैं कौन? इनका पूरा नाम है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम और आप शॉर्ट में जानते हैं CAG या कैग के नाम से। देखिए, कैग कोई मामूली सरकारी दफ्तर नहीं है। ये भारत की सबसे बड़ी सुप्रीम ऑडिट संस्था है और इसकी ताकत कहीं और से नहीं बल्कि सीधे भारत के संविधान से आती है। आर्टिकल 148 से 151 सिर्फ और सिर्फ कैग की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल, कैग अपना काम बिना किसी डर या दबाव के कैसे कर पाता है? इसका राज छिपा है इसकी बनावट में, जो इसे पूरी तरह से आजाद और स्वतंत्र बनाती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, कैग की नियुक्ति कोई मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं करता। उन्हें सीधे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। बस यही एक बात इस पद की अहमियत और स्वतंत्रता को बताने के लिए काफी है। फिर आता है इनका कार्यकाल, पूरे 6 साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। ये एक फिक्स्ड कार्यकाल है। ऐसा क्यों? ताकि वो किसी सरकार को खुश करने की चिंता किए बिना पूरी तरह निडर होकर अपना काम कर सकें। और इस स्वतंत्रता को और पक्का करने के लिए कैग का वेतन और उनकी सर्विस कंडीशंस सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बराबर होती हैं, और इसमें उनकी नौकरी के दौरान कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें कोई नुकसान हो। और अगर कोई सोचे कि सरकार उन्हें आसानी से हटा सकती है, तो ये लगभग नामुमकिन है। कैग को हटाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का होता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये तो साफ हो गया कि कैग एक बहुत ही स्वतंत्र और ताकतवर संस्था है। पर सवाल ये है कि उनका असली मिशन क्या है, वो करते क्या हैं? चलिए उनके मुख्य कामों पर एक नज़र डालते हैं। कैग का काम बहुत बड़ा है। वो केंद्र सरकार के हर एक रुपए के खर्चे का ऑडिट करते हैं। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि देश की सभी राज्य सरकारों की कमाई और खर्च का भी हिसाब किताब देखते हैं। इतना ही नहीं, जो सरकारी कंपनियां हैं यानी PSUs और वो संस्थाएं जिन्हें सरकार से पैसा मिलता है, वो सब भी कैग के दायरे में आते हैं। मतलब जहां भी जनता का पैसा लगा है वहां कैग की नजर है। पर कैग की असली ताकत सिर्फ ऑडिट करने में नहीं है। असली पावर है उनकी रिपोर्ट में, और उस रिपोर्ट के सफर में जो आखिर में सरकार की जवाबदेही तय करती है। तो कहानी शुरू होती है एक ऑडिट रिपोर्ट से। जब कैग को किसी भी सरकारी विभाग या योजना में कोई वित्तीय गड़बड़ी या लापरवाही मिलती है, तो वो सारे सबूतों के साथ एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करते हैं। और ये रिपोर्ट किसी छोटे मोटे अधिकारी को नहीं दी जाती। केंद्र सरकार की रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राज्य सरकार की रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को। मतलब मामला सीधे देश के सबसे ऊंचे दफ्तरों तक पहुंचता है। इसके बाद ये रिपोर्ट बंद फाइलों में दबी नहीं रहती। इसे संसद या राज्य की विधानसभा के सामने रखा जाता है। मतलब ये पब्लिक हो जाती है और देश के हर चुने हुए प्रतिनिधि के पास पहुंच जाती है। और फिर आता है सबसे बड़ा और आखिरी कदम। ये रिपोर्ट जाती है संसद की एक बहुत ही शक्तिशाली कमेटी के पास, जिसका नाम है लोक लेखा समिति यानी PAC। ये कमेटी इस रिपोर्ट को बेस बनाकर सरकारी अधिकारियों से तीखे सवाल पूछती है और ये पक्का करती है कि जो भी गलतियां हुई उन्हें सुधारा जाए। यहीं आकर जवाबदेही का चक्र पूरा होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को देखकर ये समझना मुश्किल नहीं है कि कैग सिर्फ एक ऑडिटर नहीं है, बल्कि वो भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, कैग एक पूरी तरह से स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसका एक ही मिशन है, ये पक्का करना कि जनता का पैसा यानी हमारा और आपका पैसा सही तरीके से और सही काम के लिए खर्च हो। और हाँ, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। अगस्त 2020 से श्री गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कैग के तौर पर इस बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर कैग जैसी कोई स्वतंत्र संस्था न हो जो बिना किसी डर या पक्षपात के सरकार के खर्चों पर सवाल उठा सके, तो क्या हम कभी भी सरकारों को सच में जवाबदेह बना सकते हैं? सोचिएगा जरूर।